गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग जानेंगे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर के बारे में कि दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक तरफ है अंतर, जब भी कहीं क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए, कोई भी क्लास का हो, अगर आपसे अंतर पूछा जा रहा है, अगर वो सब्जेक्टिव एग्जाम है तो उसको क्या कीजिए, दो हिस्सों में बांट दीजिए। एक तरफ जिसके बारे में पूछ रहा है उसको लिख दीजिए और एक तरफ उधर लिख दीजिए जिसके बारे में दूसरा पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर के बारे में पूछा गया था, एक तरफ पादप कोशिका लिखे हैं, एक तरफ जंतु कोशिका लिखे हैं। तो इसी प्रकार आप लोगों को भी कोई भी अंतर वाला क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो इस तरह लिखना जाता है, इस तरह ज्यादा बेटर होता है। तो आइए जानते हैं पादप कोशिका, जंतु कोशिका। ये पूरा जंतु कोशिका के बारे में है, ये पूरा पादप कोशिका के बारे में। यहाँ पर देखिएगा पादप कोशिका में क्या है, साधारणतः पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। मतलब जो पादप कोशिका का जो आकार होता है और जो जंतु कोशिका का आकार होता है उससे बड़ी होती है। किसकी? पादप कोशिका की। मतलब जंतु कोशिका का आकार छोटा होता है, किससे? पादप कोशिका से, और इसका आकार बड़ी होती है। तो पहला अंतर हम लोग को मिल गया कि पादप कोशिका का आकार जो होता है बड़ा होता है जंतु कोशिका से, और जंतु कोशिका का आकार पादप कोशिका से छोटा होता है। दूसरा अंतर है कोशिका का आकार नियत होता है, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका के चारों ओर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसके बाद यह क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, जिसके कारण इसका आकार निश्चित हो जाता है, मतलब बदलता नहीं है। जबकि जंतु कोशिका का आकार अनियमित होता है, कोई कोई नियमित भी होता है लेकिन अधिकांश अनियमित होता है, उसका आकार नियत नहीं होता। तो दो अंतर हम लोग को मिला। एक तो ये क्या है, इसका आकार नियत होता है, किसके कारण? कोशिका भित्ति के कारण, जबकि इसका आकार अनियत होता है। भैंस मांग रहा है, ऑफिस में होगा, ले लो। आइए यहाँ कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। इसमें क्या होती है? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? याद रखिएगा, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज। सेलुलोज एक प्रकार का रासायनिक कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है जिसकी पाचन मानव में नहीं होती है। इसको जंतु पचा सकते हैं, जैसे गाय बैल जो घास खाने वाले जंतु है ना, उसको वह पचाते हैं। हम लोग इसको पचाने का काम नहीं करते हैं। तो कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, जो कि एक रासायनिक पदार्थ है, यौगिक है, और यह कार्बोहाइड्रेट होता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। चलिए चौथा में देखते हैं। कोशिका में रस युक्त बड़ी रसधानी होती है। पादप कोशिका में जो होती है, कोशिका के अंदर रस युक्त, मतलब एक प्रकार का द्रव पाया जाता है इसमें, जिसको रस युक्त कहते हैं, रसधानी होती है। तो इस रसधानी में क्या होती है? रस युक्त बड़ी रसधानी होती है। किसमें? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में जो होती है रसधानी जो होती है वो तो बहुत बड़ी होती है। किससे? जंतु कोशिका से। जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है? छोटी छोटी रसधानियां होती है। इसमें एक ना होकर कई छोटी छोटी रसधानियां होती है, या नहीं भी होती है। हो सकता है कि होती भी है, छोटी छोटी होती है, या नहीं होती है। तो यह तो हमारा चौथा अंतर था। लवक उपस्थित होते हैं। पेड़ पौधों में क्या होते हैं? लवक उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में लवक उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं। लवक के बारे में बताए थे ना, 3 प्रकार का लवक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तारकाय या सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। इसमें तारकाय या सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में तारकाय या सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। तो यह मुख्य रूप से जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर थे। आगे आइए हम जानते हैं पदार्थ का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। पदार्थों का परिवहन ये क्या होते हैं? जैसे देखिए हमारे शरीर में
कहीं भोजन बनते हैं, कहीं उसका उपयोग होता है, कहीं सांस लेते हैं, उन सभी को एक ही जगह रहेगा तो आपको ऊर्जा मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ऊर्जा जब नहीं मिलती है तो उसको परिवहन जरूरी है, मतलब कहीं यहाँ से ले जाकर कहीं वहां पहुंचाना है जहाँ इसकी आवश्यकता है, तो इसी को कहा जाता है परिवहन। जैसे कि लिखाया जाएगा उपयोगी पदार्थों को, कैसे पदार्थ चाहिए? उपयोगी पदार्थ, उपयोगी तो देखिए क्या होता है, उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से, मतलब जहां पर इसकी बन रहा है वहां से, मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक, शरीर के कहाँ पहुंचाना है? प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी। अब जो कोई, जैसे हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ये कोशिकीय ईंधन में भाग लेता है, लेने के बाद किस में बदल जाता है? CO2 में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये हमारे शरीर के लिए अब हानिकारक हो गया, अनुपयोगी हो गया, तो इसको शरीर से बाहर निकलना फिर जरूरी हो जाता है। तो वही लिखा गया है, पहुंचाने के बाद जो क्रियाओं में भाग ले लेते हैं तो उसके बाद कुछ हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं, तो उसको अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। तो क्या है पदार्थों का परिवहन? उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। परिभाषा समझ आ गया? क्या है परिभाषा? क्या है एक बार और पढ़ देते हैं। उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन। तो मुख्य रूप से इसमें देखा जाता है उपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना है, और अनुपयोगी पदार्थ को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पदार्थ का परिवहन कहते हैं। अब आइए इसको ध्यान से समझिएगा, विसरण डिफ्यूजन जिसका इंग्लिश होता है, यह क्या होता है? देखिएगा, जैसे गैस है, द्रव है तथा कोई विलेय पदार्थ है। विलेय पदार्थ वो होते हैं जो किसी चीज में घुल जाते हैं, जैसे कि पानी में चीनी को डालते हैं तो चीनी उसमें घुल जाता है, तो चीनी क्या हुआ? विलेय हुआ। पानी में नमक को डालते हैं, नमक उसमें घुल जाता है, तो नमक क्या हुआ? विलेय हुआ। तो ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में घुल जाते हैं स्वयं जाकर, उसको क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो वही कह रहा है कि कोई गैस हो, द्रव हो या कोई विलेय के अणु हो, उनके अधिक सांद्रता वाले के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाले गति को विसरण कहते हैं। गैस, द्रव तथा विलेय के अणुओं के उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाले गति को विसरण कहते हैं। तो विसरण जो है क्या है? अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से किधर जाएगा? कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर। जैसे एक एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपने क्या कर लिया कि एक ऐसे 2 गिलास ले लिया, दोनों गिलास में एक में सादा पानी ले लिए, इसमें सादा पानी है, इसमें लाल पानी ले लिए, ठीक है? लाल पानी ले लिए, दोनों को क्या करेंगे? ऐसे दोनों को मिलाना नहीं है, दोनों को केवल मुंह सटा कर रख देंगे, ऐसे दोनों को मुंह ऐसे सटा कर रख देंगे, हिलाना डोलाना नहीं है। रख देने के बाद आप देखिएगा बिना हिलाए ही कुछ देर के बाद दोनों पानी एक दूसरे के समान लाल मात्राएं में हो जाएंगे। ऐसा हो जाता है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि इसका सांद्रता लाल वाला पानी का अधिक था, तो इधर से और इधर से, तो इसका बहने लगा किधर? इधर का ओर। अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से किधर बहने लगा? कम सांद्रता के क्षेत्र के ओर। तो अधिक सांद्रता किसका था? लाल वाला पानी का। तो ये बहते 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 इसमें मिल गया, और दोनों तब तक बहेंगे जब तक कि दोनों की लाल मात्रा समान मात्रा में नहीं हो जाती। तो इसको कहते हैं विसरण। याद रहेगा ना? गैस तथा द्रव विलयन के अणुओं की उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर होने वाले गति को विसरण कहते हैं। अब जैसे देखिए, एक है पौधों को गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है?
तो पौधों में एक प्रकार का छिद्र होता है जिसको कहते हैं स्टोमाटा, जिसको क्या कहते हैं स्टोमाटा, और उसको हिंदी में कहते हैं रंध्र। हिंदी में क्या कहते हैं रंध्र कहते हैं, और इंग्लिश में इसको स्टोमाटा कहते हैं। आप कभी पेड़ पौधों में इस तरह का छिद्र देखे हैं? नहीं देखे होइएगा। देखिए बताते हैं, पीपल का पत्ता तो देखे होइएगा, देखिएगा पीपल का पत्ता कभी नीचे गिर जाए, और गिरने के 2-3 दिन 4 दिन 7 दिन के बाद देखिएगा ऊपर वाला जो उसका मांस जिसको कहते हैं परत होता है वो सड़ जाता है। सड़ने के बाद देखना उसमें डंटी केवल बतेगा, छिद्र दिखाई देता। तो वहीं छोटा छोटा जो छिद्र होता है उसी को क्या कहते हैं स्टोमाटा कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं स्टोमाटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ऐसे ऊपर से देखने से आपको पता नहीं चलता है, उसमें बहुत सारे पत्ते में ऐसे स्टोमाटे पाए जाते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान का मतलब है कि वह तो CO2 का ग्रहण करेंगे और O2 का त्याग करेंगे इसी के रूप में। तो यहाँ पर क्वेश्चन बदल भी सकता है कि पेड़ पौधे जो है CO2 का त्याग किससे करते हैं स्टोमाटा से, देखो, और O2 का ग्रहण किससे करते हैं स्टोमाटा से। इसके अलावा भी ये वाष्प का उत्सर्जन भी करते हैं, वाष्प का उत्सर्जन भी करते हैं, वाष्प को निकालते का काम भी करते हैं शरीर से, अपने शरीर की, ताकि तापमान इनका बना रहे। गर्मी के दिनों में पेड़ पौधों को ज्यादा तापमान चाहिए, ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में ज्यादा मात्रा में वह वाष्प का उत्सर्जन करते हैं, वाष्पन की क्रिया करते हैं। वाष्पन की क्रिया से ठंडक महसूस होती है, इसलिए गर्मी के दिनों में पेड़ पौधों को ज्यादा पानी चाहिए ताकि वाष्पन की क्रिया कर सके, जिससे उनको गर्मी ना लगे, ठंडक महसूस हो। तो देखिए पेड़ पौधे जो है दिन के समय में किसको ग्रहण करते हैं? दिन के समय में किसको ग्रहण करेंगे? दिन को समय में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और त्याग किसको करते हैं? त्याग करेंगे ऑक्सीजन का, क्योंकि दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि रात के समय में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। तो रात के समय में क्या होता है, ये O2 को ग्रहण करते हैं और त्याग किसको करते हैं? CO2 को। त्याग किसको करते हैं? CO2 को। इसीलिए कहा जाता है कि रात्रि के समय में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात्र के समय में अगर पेड़ के नीचे आप सोते हैं तो सोने के क्रम में क्या हो जाएगा, मान लीजिए सबसे ज्यादा वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से भारी होती है, जिसके कारण ये नीचे ही रह जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भारी होने के कारण पेड़ पौधे के जड़वे के नीचे रह जाती है, जिसके कारण आप बार बार इसको सांस के रूप में ग्रहण कीजिएगा और दम घुटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। और लोग कहेगा वहां पर भूत होता है, उसको दाब के मुंगा दिया, हाँ हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, 10 को बाजार बताएगा, लेकिन यह होता है। इसीलिए पेड़ पौधे के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। अब दिन को सो सकते हैं, रात को नहीं सोना चाहिए। अब आइए परासरण क्या होता है? ये विसरण का ही भाग है। कौन? परासरण। इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से चाहिए जल या विलायक, कोई अन्य विलायक चाहिए का अर्ध परागम्य। जब यह विसरण की क्रिया किसके द्वारा होने लगे? अर्ध परागम्य या चयनात्मक परागम्य झिल्ली के द्वारा होने लगता है, तो इसी को कहा जाता है, इसी विसरण को क्या कहेंगे? परासरण कहेंगे। कहने का मतलब ये दोनों गिलास जो लगाए थे, इसमें कोई ऐसा एक झिल्ली लगा दे जिससे कुछ पदार्थों को इधर तो जाने दे, लेकिन इधर से पदार्थों को नहीं आने दे, तो इसको कहते हैं अर्ध परागम्य या परागम्य झिल्ली, चयनात्मक झिल्ली। बात समझ रहे हैं? परासरण क्या होता है कि जब दो, इसी में भी वही क्रिया होती है जो विसरण में होती है, बशर्ते विसरण में कोई झिल्ली नहीं लगाते हैं, इसमें एक प्रकार का झिल्ली लगा देते हैं, जिसके कारण परासरण कहलाने लगता है। और परासरण में क्या होता है, अर्ध परागम्य या चयनात्मक झिल्ली जो होती है, कुछ पदार्थों को इधर तो जाने देगी, लेकिन इधर से कुछ पदार्थों को आने नहीं देगी। मतलब जिसकी आवश्यकता है उसको जाने देगी, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको नहीं आने देगी। तो इस तरह यह टॉपिक आज का खत्म हो जाता है।